So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So, in today's lecture, we will be discussing about again rotational motion. ठीक है, rotational motion. You must be thinking that why I am giving so much attention to rotational dynamics, rotational motion, or rotational mechanics, whatever you want to say. Because if you do this chapter thoroughly and do many numericals of this chapter, it is very clear that the first 6 chapters of your NCERT will be very clear. क्योंकि रोटेशनल मोशन में आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी लगता है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस भी लगती हैं, एंड एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं, कोलिजन भी कभी कभी आ जाता है, एंड सो मच ऑफ अदर थिंग्स. कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जैसे कि वर्टिकल सर्कल, वो भी कभी कभी कवर्ड हो ही जाता है, बट फिर भी वर्टिकल सर्कल और कुछ वर्क डन की कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे नहीं आ पाती. मतलब 95% मैकेनिक्स कवर कर लेता है ये रोटेशनल मोशन, सिर्फ 5% रह जाता है. सो वो जो होता है वो हम बेसिकली उसी चैप्टर में करते हैं. इसीलिए रोटेशनल मोशन की अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ चुके हैं. बेसिकली आप सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन आपको रोटेशनल मोशन के बढ़िया क्वेश्चन करने पड़ेंगे. अब ये नहीं कि बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहे हो कि टाओ दे रखा है, आई दे रखा है, अल्फा निकाल दो. नहीं, इतने बच्चों वाले क्वेश्चन करोगे फिर तो हो गया काम. बढ़िया सवाल कर रहे हो, मेंस लेवल के, नीट लेवल के, एडवांस लेवल के सवाल कर रहे हो, मतलब आपके सारे चैप्टर क्लियर है रोटेशनल से पहले. ठीक है, चलो अब आज फिर से रोटेशनल मोशन को देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है. ठीक है, इंटीग्रेशन लगेगा यहाँ पे बहुत बढ़िया सा. तो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लीनियर मास डेंसिटी of a rod of length L varies with distance x from end A of the rod as given by lambda equals lambda naught x raised to the power 4. So हमें लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड दे रखी है. ठीक है, लैम्डा नॉट एक्स रेज टू द पावर 4 वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट. ठीक है, अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है और आपकी और भी जो होते हैं, जो आपका वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या होता है, आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया क्या होता है, यह सब आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए. और सबकी नोटेशंस क्या होती है, सबका फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, रोटेशनल मोशन के, ग्रेविटेशन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब तक मैंने पिछले वीडियो में आज सुबह ही डाला है ग्रेविटेशन में, सो उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया. लास्ट क्वेश्चन उसी पर था, मैंने अच्छे से समझाया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या कंसेप्ट है. ठीक है, सो चलो सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चन पे. सो ए बी रॉड है हमारे पास. ठीक है, ए बी रॉड है. ठीक है, ए बी. ठीक है, ए बी रॉड का मतलब कि ए से शुरू हो रही है, बी पे खत्म हो गई, सिंपल सा. ठीक है, ए बी रॉड है हमारे पास. इसकी लेंथ एल दे रखी है हमें, है ना, लेंथ हमें एल दे रखी है, स्मॉल एल. ठीक है, लेंथ एल दे रखी है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी वेरी कर रही है विद डिस्टेंस. देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से वेरी कर रही है. मतलब इसका कुछ मास ज़्यादा है, कुछ मास कम है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है रॉड, नॉन यूनिफॉर्म. मतलब थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनाई है मैंने, हालांकि जानबूझ के बन गई है, पर अच्छी बात है बन गई है. चलो अब हमें निकालना डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड फ्रॉम एंड बी. ये एक जो है काम की चीज़ है, एंड बी से निकालना है. क्या करेंगे ना जल्दी में बच्चे, एंड ए से निकालेंगे, इसको x इक्वल्स टू 0 मानेंगे, इसको x इक्वल्स टू x मानेंगे, करेंगे सब कुछ ठीक, करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन फिर वो गलत निकाल देंगे. वो यहीं से निकाल देंगे, पर हमें क्या निकालना है, इससे निकालना है, बी से निकालना है. ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 पे पुट कर देते हैं इसको, a वाले पॉइंट को, और इसको x इक्वल्स टू x पे. ठीक, और यहाँ से हम निकालते हैं अपनी सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए. निकालते हैं पहले, b से माइनस कर देंगे, b में आ जाएगा. ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो करना वही है जो हमने यूनिफॉर्म रॉड के लिए भी किया. यूनिफॉर्म रॉड की अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो भी हमारे चैनल पे है कि यूनिफॉर्म रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं. ठीक है,
सो एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर एन एलिमेंट एट x इक्वल्स टू x पे हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है, x इक्वल्स टू x पे, ठीक है। सारी थ्योरी वही है ऑफ लेंथ dx, लेंथ है dx, मास है इसका dm, ठीक है, मास dm, लेंथ dx, हमने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब इस एलिमेंट का हम मान सकते हैं क्योंकि छोटा सा है, तो इस एलिमेंट में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लैम्डा है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, कि कितना ही चेंज हो जाएगा, कितना ही चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा छोटा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट छोटा एलिमेंट लेने का यही है, वो कि ताकि हमारा चेंज है, जो वेरिएशंस आ रही हैं वो हमें नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। इतने छोटे में क्या ही चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर दिस एलिमेंट हम निकालेंगे लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होगा फॉर दिस एलिमेंट इज डी एम अपॉन डी एक्स, ठीक है। लैम्डा फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट इज डी एम अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी एम भी निकाल लेते हैं, ठीक है, आगे काम आएगा, आपको बताइए लैम्डा डी एक्स, ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन 1, ठीक। अब सॉरी, सो सेंटर ऑफ मास निकालना हमको। सेंटर ऑफ मास निकालने का आप सबको फॉर्मूला पता ही है, कैसे निकलता है सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्स वाले एक्सिस पे है तो हम एक्स मान लेते हैं, एक्स सी ओ एम जब हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ऐसे तो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये तो कैपिटल एम ही हो जाएगा बेसिकली, तो हम 1/m भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ठीक है। एक्चुअल फॉर्मूला यही है आपका, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ठीक है। अब चलो, अब इधर आ रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 1/m ले लिया हमने, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम। अब x की जगह तो हम x ही रख देंगे, dm की जगह हम ये इक्वेशन 1 से पुट करेंगे ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से हो जाए। लैम्डा डी एक्स, ठीक है, लैम्डा डी एक्स, एक्स लैम्डा डी एक्स किसकी जगह रखा है, dm की जगह, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल्स 1/m इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स भी लगानी पड़ेगी, चलो पहले हम लगा ही देते हैं लिमिट्स। क्या ही लगानी है, लिमिट्स 0 से लेकर x तक लगाना है बस, ठीक है। तो हमारी रॉड ही 0 से लेकर x तक है ना, हाँ 0 से लेकर x तक ही है। तो 1/m लिमिट्स जाएंगी 0 से x लैम्डा में ये दे रखा है, ठीक है, लगाओ यहाँ पे लैम्डा नॉट x रेज़ टू द पावर 4, नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लैम्डा नॉट x रेज़ टू द पावर 4 dx, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ आ जाओ, जगह बार बार कम पड़ती है मुझे, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। सो x इक्वल्स 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 dx, x इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 x रेज़ टू पावर 5 dx। लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा नॉट कांस्टेंट, ठीक है, दे रखा है क्वेश्चन में लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो लैम्डा नॉट आपका क्या आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। x इक्वल्स टू 1/m लैम्डा नॉट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाई 6, 0 से x तक जाएगा, ठीक है। लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से लेकर x तक लगेंगी। इसको सॉल्व करोगे जब क्या आएगा, 1/m लैम्डा नॉट x रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 0 हो जाएगा वो। सो यहाँ पे आपका ये x इक्वल्स टू दिस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखना क्या करेंगे हम, बड़ी अच्छी सी बड़ी शानदार सी चीज़ करेंगे। चलो शानदार सी चीज़ अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। देखो ये आपका मैंने थोड़ी सी लिमिट्स गलत ले ली, ठीक है। लिमिट्स मुझे ना 0 से L तक लेनी चाहिए थी बेसिकली, हालांकि जो वेरिएबल लेना होता है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब दे रखा है तो L ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल L ले लो, कैपिटल ले लो, स्मॉल लेना स्मॉल ले लो, ठीक है। तो स्मॉल L ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल L हर जगह, ठीक।
तो ये भी बेसिकली स्मॉल एल आ जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एम लैम्डा नॉट एल रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसको, क्योंकि अब आगे हमें ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, ऑप्शन में हमें ये नहीं दे रखा, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। कैसे करेंगे फटाफट देखते हैं इसको पहले रब करते हैं, फटाफट देखते हैं। सो बेसिकली सॉल्व कैसे होगा, देखो हमारा एक्स सी ओ एम क्या आया, एक्स सी ओ एम आया हमारा 1 अपॉन कैपिटल एम लैम्डा नॉट एल रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो हमें लैम्डा क्या दे रखा था, लैम्डा हमें दे रखा था लैम्डा नॉट टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 4। सो लैम्डा नॉट क्या हो गया, लैम्डा अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। ये समझ में आ रहा है, लैम्डा नॉट क्या हो गया, लैम्डा अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4। यहाँ पुट कर दो यहाँ पे। सो ये हो गया लैम्डा अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 एल रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, एल रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 6। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था सुबह भी, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, ये भी होती है। तो ये पुट कर दो अब यहाँ पे, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, ये कैसे होगा, स्मॉल एल लेना, स्मॉल एल ले लो, जो भी है। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम इंटू लैम्डा है एम अपॉन स्मॉल एल एक्स रेज़ टू पावर 4 टाइम्स एल रेज़ टू पावर 6 अपॉन 6। ठीक है, ये से ये कैंसिल, ये से ये 5 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 4 एल रेज़ टू पावर 5 अपॉन 6। अब देखो ये भी लेंथ ही है, ये भी लेंथ ही है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मत समझना कि भाई ये एल नहीं है ये एक्स है, ये एक्स तो वेरी कर रहा है ना, एक्स तो एल तक जा भी सकता है ना, हम पूरी लेंथ लेंगे तभी एक्स को तो हम एल ले लेंगे ना, समझ रहे हो ना उस बात को। इंटीग्रेशन में ऐसी चीज़ें चल जाती है, तो एक्स रेज़ टू पावर 4 से हम ये काट सकते हैं पूरा का पूरा। सो ये बेसिकली हो जाएगा एक बच्चे की पावर, सो एल अपॉन 6। अब यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, और फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो क्वेश्चन है ना, ये देखो अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन एल अपॉन 6 दे रखा है, तो यही बच्चे फटाफट से जो है क्वेश्चन करने की चक्कर में एल अपॉन 6 कराएंगे, बट इसका जो आंसर है वो 5 एल अपॉन 6 है। अब ये क्यों है भाई, क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था रॉड जो है बेसिकली ए टू बी की है, हमें सेंटर ऑफ मास ए से नहीं निकालना, ये गलत है, यहाँ से निकालना, ये सही है, बी से निकालना है, ए से नहीं निकालना। तो बी से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल माइनस एल बाय 6, पूरी लेंथ माइनस दिस, सो कितना हो जाएगा 5 एल बाय 6, 5 एल बाय 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, नीट में भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा है। ठीक है, मेन जो प्रिकॉशन आपको इस क्वेश्चन में रखना है वही लास्ट स्टेप का ही है। देखो हमने बहुत बुरा लगता है ऐसे, दिल में ना बहुत ठेस पहुँचती है जब घर आओ और पता चला कि हमने सारा ठीक करा, इतनी बड़ी मुश्किल इंटीग्रेशन, ये वो लीनियर मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, सब कुछ करा, फिर भी आंसर गलत आता है। और वैसे वो गलत भी नहीं है, सही है, लेकिन क्वेश्चन हमें कुछ और पूछा, क्वेश्चन पूछा और ये, और वो उन्होंने चकमा देने के लिए एग्जामिनर्स ने पहला ही ऑप्शन ये दे रखा है, जैसे ही बच्चा पहला देखे कि टिक कर, फटाफट में होगा और टिक कर देगा, लेकिन ये होगा बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट। ठीक है, 5 एल अपॉन 6। तो इस बात का खास ध्यान रखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और एंड तक याद रखना है, ये नहीं कि पढ़ लिया ठीक है बी से निकालना है, करते करते भूल गए, नहीं करते करते भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। सो सेकंड क्वेश्चन अब और भी इंटरेस्टिंग है, तो वो आपका अब देखो किस पे बेस्ड है, देखो खुद से देखो, पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था सेंटर ऑफ मास से, वैसे पता चल ही जाएगा, फिर भी देखो किससे रिलेटेड लग रहा है। क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूँ, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी वी नॉट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, लेकिन इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं एट द बिगनिंग, मैंने भी करी थी वो गलती, मैं आपको नहीं करने दूंगा। ठीक है, यही एक स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होता है कि उसको टीचर होता है ना, वो गलतियाँ करके आता है और अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि नहीं भाई ये गलती मत करना, चलो, लेकिन हाँ आपको पहले ट्राई करना है इसको, ठीक है, आपको पहले ट्राई करना है। चलो
यानी मेरा सॉल्यूशन पहले देख रहे हो। अगर आप मेरा सॉल्यूशन पहले देख रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना है पहले, तभी आपका दिमाग चलेगा। ठीक है, चलो वी नॉट डिस्क का मास एम है, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी से चल रहा है, ये सेंटर ऑफ मास के कर मान लो, जो मर्जी कर लो। और ये जो बोल रहा है कि स्लिपिंग नहीं हो रही, रोल भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोलिंग भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी, मतलब ओमेगा भी है इसके पास और वी नॉट भी है। ठीक है, रोलिंग प्लस रोलिंग कह रहा हूँ मैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे। कई बच्चे सोचेंगे यहाँ पे शायद रोलिंग की इक्वेशंस लगेंगी, नहीं, बिल्कुल गलत। रोलिंग की कोई इक्वेशंस नहीं लगेगी, रोलिंग की कोई इक्वेशंस नहीं लगेगी, इन दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। डिस्क है, ठीक है, डिस्क। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने क्वेश्चन की लिख दी है। ठीक है, चलो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, लिखना ध्यान से, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, रोलिंग, ठीक है, फॉर रोलिंग बॉडी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी, कैपिटल एम लिख लेना, कैपिटल एम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाय 2, सबको पता है एम आर स्क्वायर बाय 2। चलो भाई पुट कर देते हैं यहाँ पे, अब मैं कैपिटल एम पुट कर देता हूँ। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, याद रखनी है आपको वैल्यूज। ठीक है, डिस्क का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, सर्कुलर सिलेंडर हॉलो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। और आपके डायमीटर से आपके, अब जैसे जैसे एक्सिस बदलोगे वैसे वैसे फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको, या आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो वो सब आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है कभी कभी ये, तो ध्यान में रखना है इसको। 1/2 एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर ऑप्शंस पे देखूँ ना, जब भी आपको कोई वैल्यू को देखना हो ना, ये पता करने के लिए कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शंस को देखा करो। अगर आपको ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, सो ऑप्शन में मुझे ना ओमेगा नहीं गिवन है, ऑप्शन में मुझे एम गिवन है, ठीक है, ऑप्शन में मुझे वी गिवन है, एम और वी बस इतना गिवन है मुझे। सो इसका मतलब मुझे एम और वी में मुझे चीज़ें निकालनी है, मुझे बाकी सब एलिमिनेट करना है, आर एलिमिनेट करना है, मुझे ओमेगा भी एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे होगा, जब मैं ओमेगा की जगह वी अपॉन आर पुट करूँगा, सो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान में, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। एक होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी बहुत सारी शॉर्ट्स के बेसिस पे, जिसमें मैंने बताया था मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या हो। ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप 2 × 3, 2 × 10⁵, × 2.5 × 10⁶, ये सब नहीं है यहाँ पे। तब कैलकुलेशन नहीं है, तब मैनिपुलेशन है। और जेई मेंस और एडवांस आपसे फिजिक्स में ना कैलकुलेशन कम पूछता है, मैनिपुलेशन पूछता है। वो मैनिपुलेशन में बच्चों को दिक्कत ज़्यादा आती है, कुछ बच्चों को उस पर दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को कैलकुलेशन वाले पार्ट में दिक्कत, ज़्यादातर को मैनिपुलेशन वाले में आती है, क्योंकि वो हो ही नहीं पाता। कैलकुलेशन फिर भी कहीं ना कहीं जाके हो तो जाएगी ना। मैं ऐसा बच्चा हूँ जिसको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनमें बहुत पागल हो जाता हूँ मैं। एवोगैड्रोस कांस्टेंट, नंबर याद है मुझे, कैलकुलेशन में मेरी जान निकल जाती है। लेकिन मैनिपुलेशन मेरी अच्छी है, आपको मैनिपुलेशन अच्छी रखनी है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप करो, आपको क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ मैं सही से, क्लास 11th में आपको लॉग, क्लास 12th में कैलकुलस, अगर आप ये 3 कर लो ना, तो आपकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ना इस लेवल पे जाएगी, इस लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत ऊपर चली जाएगी।
क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अगर आप बहुत अच्छे से करके रखो, क्लास 11 का लॉग बहुत अच्छे से करो, और भी कुछ चीज़ें हैं, और क्लास 12th का कैलकुलस बहुत अच्छे से करो, तो आपकी ना मैनिपुलेशन बहुत ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर। ये बात ध्यान रखना, मैथ्स से ही आपकी मैनिपुलेशन आती है और इधर से आप मैनिपुलेट कर पाते हैं। ये तो छोटी सी है, कभी कभी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को ना आप ज़रूर करना। अब नीट वाले तो नहीं करेंगे, क्योंकि नीट वालों को तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे वो, और क्या ही करेंगे, तो उनको वैसे मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आता भी नहीं है। देखो जेई मेन्स और एडवांस में आता है, आप मैथ्स करते हो, उनको भी पता है कि कौन मैथ्स करता है कौन नहीं करता। तो नीट वाले मैथ्स नहीं करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादातर आसान क्वेश्चन मिलते हैं, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के नहीं मिलते। बाकी उनको पता है कि जेई मेन्स वाले जेई एडवांस वाले मैथ्स करके आ रहे हैं, सो उनमें मैथ्स का भी चीज़ें डालो, थोड़ा सा मैथ्स का थोड़ा मसाला डालो। इसलिए आपको अगर आपकी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन अच्छी करनी है ना, तो ये 3 करो। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो फिर क्या करो, तो फिर करो आप बायनोमियल थ्योरम, फिर करो आप वो वाला क्या सीक्वेंस एंड सीरीज़ करो आप, ऐसे चैप्टर्स को। उन चैप्टर्स से, या आप करो मेंसुरेशन, उन चैप्टर्स से स्टैटिस्टिक्स करो, ठीक है, नाम बोल रहा हूँ बार बार। सो उन चैप्टर्स से आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, इन चैप्टर्स से आपकी मैनिपुलेशन अच्छी हो, बस ध्यान रखो, ठीक है। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे कभी ना पढ़ो, ठीक है। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पढ़ने वाले, देखने वाले को भी लगे कि मतलब इससे पढ़ नहीं रहा, ये समझ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। हाफ कैपिटल एम लिख रहा हूँ मैं, वी स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल। अब देखो हमारे पास एम और वी की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सो हाफ वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लो, एम वी स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 कितना होगा, एलसीएम ले लो, मैं वैसे एलसीएम लेने में बड़ा कच्चा हूँ। सो 4 ये जाएगा 1 प्लस 2, सो 3 एम वी स्क्वायर बाय एम वी नॉट है वैसे, एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4, ठीक है। यह आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इनिशियल में एट इनिशियल वो सिर्फ ये लेते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, आपको नहीं करना। मैंने भी ऐसे ही करा था, तो मेरा आंसर सिर्फ ये आ रहा है तो ये आंसर तब होता है जब वो रोटेट ना कर रहा हो, जब रोटेट ना कर, बट वो रोटेट कर रहा है, तभी उसने बोला है कि स्लिपिंग नहीं है यहाँ पे। अगर स्लिपिंग होती तो आंसर अलग आता, स्लिपिंग नहीं है। जब आप किसी चीज़ को रोटेट नहीं करोगे, सिर्फ ट्रांसलेट करोगे, वो भी ऐसी चीज़ पर रोटेट होना चाहेगी, अब स्लिपिंग नहीं करवा रहे हो। बट इसमें क्या स्लिपिंग नहीं हो रही है, पहले से बोला हुआ, मतलब रोटेट साथ साथ वो हो रहा है, इसलिए ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई 3 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी था ये, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलो अब एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत कराया मैंने, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से कराता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है ये मान लो एक्स वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स वाई, एक पार्टिकल है आपका जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है एट समथिंग इक्वल्स वाई नॉट, ठीक है। वाई इक्वल्स वाई नॉट पे ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है। पैरेलल एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल है। ये ओरिजिन है आपका, ठीक है। सो आपको क्या बताना है, उसका मास m है, वेलोसिटी इसकी v है, ठीक है। ये पैरेलल चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कैसे चल रहा है, ठीक। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O, विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू O आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t। t इक्वल्स टू 0 पे वो यहाँ था, t इक्वल्स टू t पे मान लो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है डेल्टा एल क्या होगा इस केस में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अभी कैसे करें, कुछ बच्चे तो मतलब पागल ही हो जाएंगे कि ये क्या बोल दिया मनप्रीत ने, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लगेगी, मुझे तो लग रहा है पता नहीं कैलकुलस लग जाएगी यहाँ पे पूरी, बट यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं लगेगी। यहाँ पे आप सीधा आंसर बोलोगे 0, सीधा आंसर 0 है यहाँ पे, कोई टेंशन ही नहीं है। एक ऑप्शन होगा आपका 0 सीधा बिल्कुल। अब कैसे ये समझो, देखो ध्यान से, होता क्या है,
ये आपका ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट दिस पॉइंट कितना होगा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एट दिस पॉइंट एंगुलर मोमेंटम, वैसे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है पहले समझ लो। एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एम आर क्रॉस वी, अगर इसको आपको ऐसे लिखना है सो एम आर क्रॉस वी हो जाता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड करना है सो एम आर वी साइन थीटा। ये थीटा किसके बीच में है, रेडियस और इसके बीच में वेलोसिटी, ठीक है, रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल। और आप क्या लिख सकते हो ना इसको, और आप लिख सकते हो एम वी आर परपेंडिकुलर, और एक क्या लिख सकते हो एम आर वी परपेंडिकुलर। अब ये क्या है, ये बस बेसिकली साइन थीटा को मैंने हटा दिया, मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। साइन थीटा को हटा के मैंने एक बार आर का कंपोनेंट ले लिया, वी के आर की प्रोजेक्शन डाली है वी पर, और एक बार वी की प्रोजेक्शन डाली है आर पर। उसका बेसिकली मतलब ये है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि आर परपेंडिकुलर और वी परपेंडिकुलर का मतलब है। थोड़ा सा भी यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ ये ऐसा है। और ये जो आर परपेंडिकुलर है वो इतना ही है, वो चाहे आप इतनी दूर चले जाओ, चाहे यहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो, आर परपेंडिकुलर हर बार इतना ही है। आर परपेंडिकुलर हर बार इतना ही है, इससे ज़्यादा हो नहीं रहा। अगर इसको थोड़ा और अच्छे समझना है तो इस पॉइंट पे ले लो और एक बार इस पॉइंट पे ले लो जो कि इतना दूर है, ठीक है। सो उस पर जाओ, ये साइन थीटा, ये थीटा है, इसका लगाओ साइन थीटा लगाओगे, एम वी तो ठीक है आपको गिवन है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या होगा, आर आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपका आर है, इसको मैंने वाई नॉट कंसिडर किया। सो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। आर साइन थीटा कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। थीटा यहाँ पे, सॉरी बेसिकली थीटा यहाँ पे आएगा। सो आर साइन थीटा कितना आएगा, इतना ही तो आएगा, इतना ही तो आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब आपका क्या देखते हो आप, जब भी एंगुलर मोमेंटम लो, टॉर्क भी यहाँ पे जीरो ही आता, टॉर्क में भी आपने जीरो आता, चेंज इन टॉर्क, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चेंज जीरो ही आता, मतलब एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, सब कुछ जो रोटेशन वाली चीज़ें हैं सब यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगी। क्यों, क्योंकि आपका ये चीज़ है, जो आपका रेडियस है, रेडियस यूनिवर्स से बेसिकली आपका जो पोजीशन वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसलिए ये हर समय कांस्टेंट रहेगा। सो हर समय कांस्टेंट रहेगा, हर समय यही वैल्यू आएगी। सो डेल्टा एल चाहे कहीं से भी ले लो, ज़ीरो या, समझ में आ गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो आपका आंसर ऐसा आएगा, ठीक है, समझ गए मेरे को अच्छे से। चलो चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूँ, अगली बार इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, मिलके। आज के लिए बस इतना ही, आप इसको घर पे ट्राई करेगा, ठीक है, ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। सो डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं। सो अ रिजिड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल इज रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल table. Two marbles of mass m and traveling with uniform velocity v collide with and stuck to the rod after the collision and continue to move with the rod. If m equals to capital M on 6 and v equals to L meter per second, then the time taken by the rod to rotate 90 डिग्री 5/2। लेवल 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व कर पाओ अगर आप इसको। सो बेसिकली मैं आपको इसका कहानी बता देता हूँ क्वेश्चन की कहानी क्या है। कहानी बेसिकली ये है, ये रॉड है आपकी, यहाँ से एक पार्टिकल आया, यहाँ से नीचे से एक पार्टिकल आया, ठीक है। वेलोसिटी दोनों की v है, दोनों का मास m ही है, ठीक है, दोनों का मास m है। और दोनों ने जो है इसको बिल्कुल साइड पे बिल्कुल कॉर्नर्स पे क्या करा, स्ट्राइक करा। और स्ट्राइक करा कैसे, इन इलास्टिक। तो कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तभी मैं कहता हूँ रोटेशन के क्वेश्चन अगर आप करो ना तो आपको 95% मैकेनिक्स क्लियर हो जाता है। सो ये यहाँ पे स्टक हो गया, स्टक होने के बाद क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। और 90 डिग्री रोटेट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 5/2 रोटेट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर, इसको कितना टाइम लगेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या हो, ठीक है।
बाकी तो मैंने आपको सारी डिटेल्स क्वेश्चन की दिखाई दी हैं, तो आप उसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है, कैसे निकलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो कि इसमें क्या होगा ना पता है, जैसे ये स्ट्रक होगा, जैसे ही स्ट्रक होगा इसमें चेंजेस आ जाएंगे, थोड़ा सा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा शायद से, हो भी सकता है, हो सकता ना बदले, हो सकता कोई सोचे कि नहीं दोनों तो सेम मास है, सेम जगह पे गए हैं तो नहीं बदलना चाहिए, हो सकता कोई सोचे बदल जाए, मुझे पता नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या होगा। इनइलास्टिक है तो आप शायद से कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लगाओगे नहीं। तो सोचो इस चीज़ को कि क्या कैसे होगा। आपको ओमेगा शायद फाइंड करना पड़े, क्योंकि आपको टाइम बताना है और ये रेडियन दे रखा है आपको, सो शायद से आपको ओमेगा फाइंड आउट करना पड़े। अब ये सब चीज़ें पता करो, ठीक है। वी दे रखा है आपको कुछ ना कुछ, एल मीटर पर सेकेंड, एल क्या है, एल लेंथ ही है, लेंथ के इक्वल आपको दे रखा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज आप कह सकते मतलब 5 मीटर अगर रॉड है तो 5 मीटर पर सेकंड से वो दोनों जो है क्या आ रहे हैं, ये मासेस आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बदल के आपको बुलेट भी बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सब सोचो इसको। टिल देन बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।